चैनल टाइम नहीं है। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी की बुक में। अ पब्लिक कंपनी कैन रेज द रिक्वायर्ड फंड्स फ्रॉम द पब्लिक बाय मीन्स ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज़, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। देखो, कोई भी पब्लिक कंपनी है, उसको पैसों की अगर ज़रूरत है तो हाँ, वो पैसा पब्लिक से रेज़ कर सकती है, पब्लिक से पैसा उठा सकती है। कैसे उठाएगी? अपनी सिक्योरिटीज़ इशू करके, यानी शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करके वहाँ से उनसे पैसा लेगी। फॉर डूइंग द सेम इट हैज़ टू इशू अ प्रोस्पेक्टस विच इज़ एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल ऑफ द कंपनी। सो इसके लिए एक पब्लिक कंपनी को क्या करना पड़ेगा? एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक टाइप का इनविटेशन होता है। किसको इनवाइट करते हैं? पब्लिक को करते हैं। और क्या बोलते हैं कि हमारे शेयर्स को, हमारे डिबेंचर्स को, हमारी सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करो, यानी ख़रीदो, उसके बदले हमें कैपिटल दो, यानी पैसा दो, एंड अंडरगो वेरियस अदर फॉर्मेलिटीज़। और इसके लिए और भी बहुत फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। सो कुछ स्टेप्स हैं जो कि पब्लिक से हमें पैसा रेज़ करना है तो उसके लिए हमें करने पड़ते हैं। वो क्या है? सबसे पहला है सेबी अप्रूवल। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, which is the regulatory authority in our country, has issued guidelines for the disclosure of information and investor protection. अब सेबी क्या है? एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब रेगुलेट करती है ये इन सिक्योरिटीज़ में, जब कोई कंपनी डील करती है उस चीज़ को, यानी मतलब मेन पर्पस क्या होता है इसका कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना इन कंपनीज़ के लिए, और इस बात का ध्यान रखना है कि जो जनरल पब्लिक है उसके साथ फ्रॉड ना हो, कोई भी कंपनी उसको ठग ना ले, मतलब पैसों में लूट ना ले फ्रॉड करके। तो ये गाइडलाइंस इशू करती हैं, ठीक है। जैसे कि इसकी गाइडलाइंस में क्या क्या लिखा होता है कि डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है आप उसे डिस्क्लोज़ करोगे, यानी पब्लिक को बताओगे, उनकी ज़रूरत की जानने की सारी इन्फॉर्मेशन बताओगे, कुछ नहीं छुपाओगे। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, यानी जो इन्वेस्टर है, जो पैसा इन्वेस्ट करता है कंपनी में, उसको जो है प्रोटेक्शन देती है, उसका ध्यान रखती है कि उसके साथ फ्रॉड ना हो। A public company inviting funds from the general public must make adequate disclosure of the relevant information. So जो भी पब्लिक कंपनी है लोगों से फंड्स इनवाइट कर रही है, यानी जनरल पब्लिक से पैसा रेज कर रही है, उसको डिस्क्लोज़ करनी है सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। डिस्क्लोज़ यानी बतानी है जनरल पब्लिक को जितनी भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि प्रॉफिट कितना कमा रही है, अपने बैलेंस शीट के बारे में, अपने एसेट्स के बारे में, अपने लाइबिलिटीज़ के बारे में, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो सारी देनी है। And must not conceal any material information from the potential investors. नॉट कंसील शब्द का मतलब होता है छुपाना। तो कोई भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन यानी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन छुपानी नहीं है। किससे? पोटेंशियल इन्वेस्टर से। इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो पैसा इन्वेस्ट कर चुके होते हैं आपकी कंपनी में। और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन होंगे? जो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रही हैं। अभी उन्होंने किया नहीं है पैसा इन्वेस्ट, लेकिन सोच रही हैं, तो वो पोटेंशियल हो गए। दिस इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। सो ये क्यों ज़रूरी है? ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाए, यानी उनको जो है फ्रॉड ना हो उनके साथ, ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट ना करें जो ऑलरेडी डूबने को हो रही है। प्रियर अप्रूवल फ्रॉम सेबी इज देयरफॉर रिक्वायर्ड बिफोर गोइंग अहेड विद रेजिंग फंड्स फ्रॉम पब्लिक। सो आपको अगर क्या करना है, पैसा रेज़ करना है पब्लिक से, तो आपको प्रियर अप्रूवल यानी पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा सेबी से, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू करना। अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इज़ फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सो आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाएंगे, जो आपका प्रोस्पेक्टस होगा उसकी फ़ोटोकॉपी, या फिर उसकी जगह अगर प्रोस्पेक्टस नहीं है कोई स्टेटमेंट, ठीक है, उसकी जगह आप रजिस्ट्रार के पास जाके जमा करा देंगे। A prospectus is any document described or issued as a prospectus, including any notice, circular advertisement or other document inviting deposit from the public. So prospectus क्या चीज़ है? कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है किसी भी टाइप का, और उसे इशू कैसे किया जाता है? प्रोस्पेक्टस के नाम से इशू किया जाता है। उसमें कोई नोटिस हो सकता है, कोई सर्कुलर हो सकता है, कोई एडवर्टीज़मेंट हो सकती है, या उसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट या कागज़ हो सकते हैं जिसमें कि क्या लिखा होगा कि हम इनवाइट कर रहे हैं पब्लिक को कि आओ हमारी कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ ख़रीदो और हमें डिपॉजिट्स दो, यानी पैसा दो।
और इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन शब्द का मतलब ही होता है कि हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करो, यानी हमारी सिक्योरिटीज़, हमारे शेयर्स को ख़रीदो। किसको बोल रहे हैं ये बात? पब्लिक को बोल रहे हैं, क्योंकि हम पब्लिक से पैसा रेज कर रहे हैं तो हमारे शेयर्स भी पब्लिक खरीदेगी। और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज़ ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट से मतलब है जो भी पर्टिकुलर कंपनी है उसका नाम। परचेज एनी सिक्योरिटी यानी किसी भी टाइप की सिक्योरिटी आप इशू कर सकते हैं, शेयर्स कर रहे हैं चाहे डिबेंचर्स कर रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू अप्लाई फॉर सिक्योरिटीज़। सो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये इन्विटेशन होता है, पब्लिक को इन्विटेशन होता है और ये बोला जाता है पब्लिक को कि भाई हमारी सिक्योरिटीज़ के लिए अप्लाई करो, हमारी सिक्योरिटीज़ को ख़रीदो, चाहे शेयर्स हों चाहे डिबेंचर्स हो हमारी कंपनी के। एंड टू मेक डिपॉजिट्स इन द कंपनी, और कंपनी को डिपॉजिट दो यानी पैसा दो, ठीक है। इन्वेस्टर्स मेक अप देयर माइंड्स अबाउट इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी प्राइमरली ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन द डॉक्यूमेंट। और जो भी डॉक्यूमेंट आपने इशू किया है, यानी जो आपने प्रोस्पेक्टस इशू करा है, उसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन लिखी है अपनी कंपनी के बारे में, तो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसे पढ़ेंगे और तब जाके अपना माइंड बनाएंगे, अपना दिमाग बनाएंगे। मतलब दिमाग बनाने से मतलब क्या होता है कि डिसीजन लेना, बेसिकली अपना डिसीजन लेंगे कि हमें इन्वेस्ट करना है इस कंपनी में या नहीं करना है। किस चीज़ पे डिसाइड, कैसे डिसाइड करते हैं? आपके प्रोस्पेक्टस को देख के डिसाइड करते हैं। Therefore, there must not be a misstatement in the prospectus and all the material significant information must be fully disclosed. So, इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, यानी गलत स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर, या फिर जितने भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, वो डिस्क्लोज़ करनी है, यानी पब्लिक को बतानी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। अब आप बैंकर्स को अपॉइंट करेंगे, ब्रोकर्स को, अंडरराइटर्स को, ये लोग आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं। रेजिंग फंड्स फ्रॉम द पब्लिक इज़ अ स्टुपेंडस टास्क, मतलब बहुत बड़ा टास्क है, कोई आसान काम नहीं है, लंबा चौड़ा टास्क है ये। द एप्लीकेशन मनी इज़ टू बी रिसीव बाय द बैंकर्स ऑफ द कंपनी। अब बैंकर्स को क्यों अपॉइंट करते हैं हम? क्योंकि जो हमारा एप्लीकेशन मनी है वो कहाँ आता है? बैंक में आता है। तो बैंकर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा पैसा वो रिसीव करेंगे, ठीक है। हमारे पास डायरेक्टली नहीं आएगा, ये बैंक के पास जाएगा। द ब्रोकर्स ट्राई टू सेल द शेयर्स बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द फॉर्म्स एंड एनकरेजिंग द पब्लिक टू अप्लाई द शेयर्स। अब ब्रोकर्स हमारी किस चीज़ में हेल्प करते हैं? शेयर्स को बिकवाने में हेल्प करते हैं, हमारे जो फॉर्म्स होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं, पब्लिक को एनकरेज करते हैं, भाई ये फ़लाना कंपनी है, इसके शेयर्स के लिए अप्लाई करो, इसके शेयर्स को ख़रीदो। सो ब्रोकर्स हमारी हेल्प कर रहे हैं हमारे शेयर्स बिकवाने में, इसलिए उनको अपॉइंट करना पड़ेगा। इफ़ द कंपनी इज़ नॉट रीजनेबली एश्योर्ड ऑफ अ गुड पब्लिक रिस्पॉन्स टू द इशू, इट मे अपॉइंट अंडरराइटर्स टू द इशू। अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि हमने जो शेयर्स इशू करे हैं, पब्लिक जो है उस पर अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, या उसको लगता है कि नहीं हमारे पब्लिक शेयर्स नहीं खरीदेगी, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कंपनी की रेपुटेशन इतनी अच्छी ना हो, जो भी है, सो वो क्या करेगी? अंडरराइटर्स को अपॉइंट कर लेगी, ठीक है। अब अंडरराइटर्स होते कौन है भाई? उनको क्यों अपॉइंट करेगी? वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? अंडरराइटर्स अंडरटेक टू बाय द शेयर्स इफ़ दीज आर नॉट सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। सो अंडरराइटर्स क्या करते हैं? जितने भी आपके शेयर्स होते हैं वो ख़रीद लेते हैं। अगर आपके शेयर्स पब्लिक नहीं खरीदती है तो ये अंडरराइटर्स आपके सारे शेयर्स खरीद लेते हैं। दे रिसीव अ कमीशन फॉर द अंडरराइटिंग इशू। सो इसके लिए उन्हें कमीशन मिलता है, जो भी आपके ये शेयर्स खरीदते हैं अंडरराइटर्स, उसके लिए वो कमीशन चार्ज करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ अंडरराइटिंग इज़ नॉट नेसेसरी। हाँ, अंडरराइटर्स को अपॉइंट करना या नहीं करना ये आपकी चॉइस है, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप इनको अपॉइंट करें, आपकी मर्ज़ी है, आप ब्रोकर्स के थ्रू पब्लिक को बेच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन। देखो क्या है ये? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कंपनीज फ्रॉम कमेंसिंग बिजनेस विद इनएडिक्वेट रिसोर्सेज इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट कंपनी मस्ट रिसीव एप्लीकेशन फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स। इसमें एक छोटी सी बात लिखी हुई है कि कंपनीज जो है जब बिज़नेस कमेंस करती है यानी स्टार्ट करती हैं, सो उसके पास इनएडिक्वेट रिसोर्सेज ना हो, यानी पैसे की कमी ना पड़े। इसके लिए एक छोटा सा रूल बना हुआ है कि जब कंपनी शेयर्स इशू करेगी तो उसको जो एप्लीकेशंस आएंगी, यानी जब लोग अप्लाई करेंगे उसके शेयर्स के लिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ़ शेयर्स बिकने चाहिए पहले, ठीक है, तब जाके वो शेयर्स अलॉट करेगी। शेयर्स अलॉट करने का मतलब होता है शेयर्स आपको ट्रांसफ़र करना उन लोगों के नाम पे जिन्होंने शेयर्स ख़रीदे हैं, ठीक है।
तो ये 2 स्टेप हो गए। सबसे पहला स्टेप था कि लोग पहले अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन देंगे कि हम आपके शेयर्स ख़रीदना चाहते हैं, उसका पैसा देंगे। फिर दूसरे स्टेप में आप उनको शेयर्स अलॉट करोगे, उनके नाम पे ट्रांसफ़र करोगे। सो इसके बीच का एक छोटा सा प्रोसेस है कि जब लोग आपके पास अप्लाई करेंगे शेयर्स के लिए, तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ़ शेयर्स, यहाँ पे लिखी हुई है लाइन 90%, ये कंपनी ने लॉ ने फिक्स कर रखी है कि 90% अगर लोगों ने अप्लाई किया है, 90% शेयर्स बिक जाते हैं, तभी आप लोगों को उनके शेयर्स देंगे, वरना नहीं देंगे। सो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट दिस इज़ कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का नाम दिया गया है। एज़ पर द सेबी गाइडलाइंस द लिमिट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ 90% ऑफ द साइज ऑफ इशू। तो जो सेबी ने गाइडलाइन बनाई है, यानी रूल बनाया है, उसमें लिखा है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, 90%। यानी अगर आपने 100 शेयर्स इशू करे हैं तो उसमें से 90 लोगों ने एप्लीकेशन दी है कि हम आपके शेयर्स ख़रीदना चाहते हैं, तो ही आप आगे का प्रोसेस बढ़ा सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो 90% शेयर्स आपके बिकने चाहिए। दस इफ़ एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर द शेयर्स आर फॉर एन अमाउंट लेस देन 90%। सो क्या होता है, जो आपकी एप्लीकेशन आपको मिली है, यानी जितने भी आपके शेयर्स बिके हैं वो 90% से कम बिके हैं सपोज। सो देखो आगे क्या लिखा हुआ है, अलॉटमेंट कैन नॉट बी मेड। आप अलॉट नहीं कर सकते हैं शेयर्स, यानी उन लोगों के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। एंड द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड मस्ट बी रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। और जितना भी आपको एप्लीकेशन मनी मिला है, ठीक है, आपको रिसीव हुआ है, वो सारा आपको रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे कि 100 शेयर्स इशू करे थे, सपोज़ 80 लोगों ने अप्लाई करा, एप्लीकेशन मनी दी, तो आप क्या है, वो 80 लोगों का पैसा आपको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम तो 90 फिक्स है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। अब आप स्टॉक एक्सचेंज में एक एप्लीकेशन देंगे। एन एप्लीकेशन इज़ मेड टू एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज फॉर द परमिशन टू डील इन इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स। अब आप एक एप्लीकेशन देंगे किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जाके, वहाँ से परमिशन मांगेंगे कि हम शेयर्स और डिबेंचर्स में डील करना चाहते हैं, हम इसके थ्रू पैसा रेज़ करना चाहते हैं। इफ़ सच परमिशन इज़ नॉट ग्रांटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10 वीक्स, सपोज़ जो ये परमिशन है ये आपको नहीं मिलती है 10 हफ्तों के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, जो भी आपकी सब्सक्रिप्शन लिस्ट होगी उसके 10 हफ्तों से पहले अगर आपको वहाँ से परमिशन नहीं मिलती है, सो द अलॉटमेंट शैल बिकम्स वॉइड। अलॉटमेंट यानी जो भी शेयर्स आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं लोगों के नाम पे, जिन्होंने शेयर्स ख़रीदने के लिए रिक्वेस्ट डाली थी, उनको जो ट्रांसफ़र करें हैं आपने शेयर्स, वो सभी वॉइड हो जाएंगे। वॉइड मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। एंड ऑल मनी रिसीव्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट्स विल हैव टू बी रिटर्न टू देम विद इन 8 days। और जितना भी पैसा आपको रिसीव हुआ था, जो एप्लीकेशंस आई थी, वो सारा पैसा आपको रिटर्न करना पड़ेगा 8 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। चलो पैसा मिल गया, मिनिमम शेयर्स जो थे उनका पैसा आ गया, अब शेयर्स अलॉट करने हैं, ट्रांसफ़र करने हैं। टिल द टाइम शेयर्स आर अलॉटेड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड शुड रिमेन इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। जब तक आपके पास आपको शेयर्स अलॉट नहीं कर लेते हो, मतलब जब तक आपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर दिए हैं सामने वाले के नाम पे, तब तक जो भी एप्लीकेशन मनी आपको मिला था, ठीक है, उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है, यानी एक अलग से बैंक अकाउंट में रखना है। जिस बैंक अकाउंट में आप डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हो उसमें नहीं रखना है, अलग से रखना है। एंड मस्ट नॉट बी यूज्ड बाय द कंपनी। और साथ में आप उस पैसे में 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते हो, उसको एज इट इज़ पड़े रहना है। जो 1 रुपया भी उसमें आएगा ना जाएगा, वो अलग पड़ा रहेगा। इन केस द नंबर ऑफ़ शेयर्स अलॉटेड इज़ लेस दैन द नंबर ऑफ़ अप्लाइड फॉर। सपोज़ क्या होता है, जितने लोगों ने अप्लाई किया था, सपोज़ जैसे कि 1000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, और जो आपने अलॉट करे हैं वो 800 लोगों को अलॉट करे हैं, ठीक है। या फिर क्या होता है, वेयर देयर आर नो शेयर्स आर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट, या फिर आपने अभी तक शेयर्स अलॉट किए ही नहीं हैं। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इफ़ एनी इज़ टू बी रिटर्न टू एप्लीकेंट्स। सो जो आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा, यानी जो एक्स्ट्रा जो आपके पास एप्लीकेशन मनी बन गया है, वो सारा वापस करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1000 लोगों ने शेयर्स खरीदे, आपने 800 लोगों को शेयर्स दिए, बेच दिए, उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया, जो 200 लोगों का पैसा है वो उन्हें वापस कर दो, है ना। एक्स्ट्रा अपने हाथ में तो रख नहीं सकते क्योंकि आपने उनको शेयर्स नहीं दिए। और एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम देम, या फिर आप उनको एडजस्ट कर दो कि जो अलॉटमेंट मनी ड्यू है, यानी जैसे कि एक इंसान ने, जैसे कि 800 लोगों को आपने दिए,
ठीक है। और उन्होंने पैसे अभी मतलब पूरे नहीं दिए, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पे भी पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे एक स्टेजेस फिक्स होती है कि पहले थोड़ा पैसा दो, फिर थोड़ा पैसा दो, फिर थोड़ा पैसा दो। एक बारी में नहीं मांगती कंपनी सारे शेयर्स का पैसा, ठीक है, कुछ स्टेप्स में मांगती है। तो अगर ज़्यादा पैसा आ रखा है, जैसे किसी एक इंसान से बहुत सारा पैसा आ रखा है और उसको हमने, जैसे कि एक इंसान ने 10 शेयर खरीदे, ठीक है, लेकिन आपने उसको 8 ही शेयर्स दिए। अब जो 2 शेयर्स के पैसे हैं, या तो आप उसे वापस कर दो, या वापस नहीं कर रहे हो ना उसको 2 शेयर्स के पैसे, तो क्या करो, जब अलॉटमेंट के टाइम पे उसको पैसे देने होंगे ना, तो आप उससे वो मत लेना। उसको ऐसे बोल देना कि जो तुमने ये पैसे दिए हुए हैं ना एक्स्ट्रा 2 शेयर्स के, क्योंकि तुमने मेरे से 10 लिए थे, मैंने तुम्हें 8 शेयर्स दिए, 2 शेयर्स के पैसे एक्स्ट्रा बच गए, वो मैं समझ लूँगा कि तुम अलॉटमेंट की तरफ, अलॉटमेंट के वक्त तुम मुझे दोगे, ठीक है, ऐसे एडजस्ट कर दो। अलॉटमेंट लेटर्स आर इशूड टू द सक्सेसफुल अलॉटीज़। अब क्या सक्सेसफुल अलॉटीज़ का मतलब है जिनको आपने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, उनको अलॉटमेंट लेटर्स भिजवा दो कि भाई तुम्हारे नाम पे शेयर्स जो अलॉट हो चुके हैं। Return of allotment signed by the director or secretary is filed with the registrar of companies within 30 days of allotment. रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट शब्द का क्या मतलब है, एक टाइप का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके नाम, एड्रेस वगैरह लिखे होते हैं, उन्होंने कितने कितने शेयर्स लिए खरीदे हुए हैं, ये सब लिखा होता है। इसको डायरेक्टर साइन करेगा या कंपनी का सेक्रेटरी साइन करेगा, और ये कहाँ जाके जमा करानी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास जमा करानी है, और 30 दिन के अंदर अंदर, यानी जब आपने शेयर्स अलॉट करे हैं, शेयर्स जो है ट्रांसफ़र करे हैं जिन लोगों के नाम पे, उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो है रजिस्ट्रार के पास जमा करानी। अ पब्लिक कंपनी मे नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज़, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई भी पब्लिक कंपनी है वो लोगों को ना बोले कि तुम मेरे शेयर्स खरीदो, मेरे जो है सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करो, ऐसा हो सकता है, ना पैसा रेज़ करे। इंस्टेड इट कैन रेज फंड्स थ्रू फ्रेंड्स, बल्कि वो क्या कर रही है, शेयर्स और डिबेंचर्स तो इशू नहीं कर रही है, बल्कि पैसा कहाँ से ला रही है, फ्रेंड्स से उधार ले रही है, रिलेटिव से उधार ले रही है, या प्राइवेट कहीं किसी और से उधार ले रही है, अपने किसी दोस्त यार से, जैसे कि प्राइवेट कंपनी करती है। सो इस केस में क्या करें, इन सच केसेस देयर इज़ नो नीड टू इशू अ प्रोस्पेक्टस। तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस तब इशू करते हैं जब आप पैसा जनरल पब्लिक से रेज करते हैं। अ स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस इज़ फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। सो आपको स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है, प्रोस्पेक्टस के बदले आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट देनी है। कहाँ देनी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास देनी है। कब देनी है, 3 दिन के अंदर अंदर। जब आप अलॉट कर रहे हैं उनको शेयर्स, जैसे कि फ्रेंड्स वगैरह को ऐसे आप पैसा रेज़ कर रहे हैं तो उनको अपने हिस्से के शेयर्स दे रहे हैं, तो इसके बदले प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करना, क्योंकि फ्रेंड जो होता है वो पब्लिक में नहीं आता है। उसके बदले आपको एक स्टेटमेंट रजिस्टर करानी है 3 दिन के अंदर अंदर। 3 दिन, कौन से 3 दिन, जब आप उसको शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, यानी उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर रहे हो, उससे पहले 3 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। चलो, इसे वीडियो ख़त्म।